कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है, आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहां का मौसम बहुत खराब है। इस वजह से और भी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सुरक्षित रूप से जहाज उड़ा चुका हूं, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अधिकारी ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से उसे एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरे देश ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस अधिकारी ब्रैड से कहता है, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे पीछे वाली सीटों में बिठा देता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी यात्री आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड को पायलट को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे यात्री सफर का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट भी खुश थे और जहाज सामान्य तरीके से उड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के हल्के झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने का ऐलान करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सारे रेडियो काम करना बंद कर चुके थे। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से टकराता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड यात्रियों का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। यात्रियों को देखकर ब्रैड को थोड़ा सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी यात्री सुरक्षित थे, पर यहाँ अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे ब्रैड का सर सामने की छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सूरत हाल को देखते हुए सभी यात्रियों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। ये उनके लिए काफी मुश्किल समय था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रैड कहता है, हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद यात्री काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपना मोबाइल फोन उठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम एल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समुद्र में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की दिशा आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है।
खुशकिस्मती से इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी यात्री सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड होश हो जाता है, क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी यात्रियों के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है, मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहां गया, उसके वर्कर्स और सभी यात्री कहां हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे यात्री इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी यात्रियों को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है, हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है, अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा, ताकि वो आकर हम सबको बचा लें, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी यात्रियों के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है, हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है, मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड जहाज के को पायलट से कहता है, तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी कांटेक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है, यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तब ब्रैड उसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है जिसका मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब टोनी ब्रैड से कहता है, मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूं। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहां नहीं था। वो ब्रैड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था और अब ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रैड साइट पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है। ब्रैड हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है।
लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट लेते हैं। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो ब्रैड को आवाज देता है, डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहां पड़े पासपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी ये लोग उसे छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि हमारे यात्री भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने यात्रियों की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी यात्री ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी यात्रियों को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर हॉस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे जल्दी से एयर हॉस्टेस उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहां पर है? जिस पर को पायलट बताता है किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहां पर ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए जाता है, पर टोनी उसे रोक लेता है और टोनी कहता है, तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी यात्रियों को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है, जाओ जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी यात्रियों को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे यात्रियों को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है, वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है, तुम्हारा लीडर यात्रियों को कहां पर लेकर गया होगा? जिस पर वो बताता है, यहां से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रैड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों से भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि उन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रैड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाले प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के सभी यात्रियों को ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह में घुस जाते हैं जहां वो सारे गुंडे यात्रियों को डराकर उनकी वीडियोस बना रहे थे ताकि ये वीडियोस इनकी फैमिली को भेजकर उनसे पैसे वसूल सकें। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें वहां जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है जहां उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो 2 लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रैड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी यात्रियों को कैद करके रखा गया था। अब ब्रैड इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था, पर वहां बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रैड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर उन यात्रियों को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था, और वो सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रैड यात्रियों की तरफ देखता है तो वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रैड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है मैं वहां पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी यात्रियों को यहां से ले जाना। अब पहले तो टोनी ब्रैड को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन ब्रैड कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहां से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहां ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहां पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी यात्रियों को यहां से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और ब्रैड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही ये लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रैड को छुड़ा लेते हैं और ब्रैड को बस में उठाकर यहां से निकल जाते हैं। यहां गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम उठाकर कहता है कि वो इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे, पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रैड सभी यात्रियों से कहता है जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहां से निकल जाएंगे, इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें यहां आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहां रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं जबकि ब्रैड प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं।
तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। पर इस प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, जिस वजह से वो बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं। ब्रैड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है, मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूं और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रैड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरी बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक ब्रैड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रैड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मारता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रैड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी यात्रियों और ब्रैड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रैड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। ब्रैड एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रैड दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद ब्रैड जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड और उसका साथी को पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश थी। अब ब्रैड यात्रियों का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहां खड़े सभी यात्री ब्रैड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहां उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी यात्री खुश हो जाते हैं। यहां ब्रैड सभी यात्रियों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन आखिरकार सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।